नमस्कार दोस्तों, जागो इंडिया के कल के एपिसोड में हमने बहुत ही संवेदनशील चर्चा की थी कि क्यों हताशा निराशा के कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है। कल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे अलवर से लोकसभा सांसद महंत बालकनाथ जी और संत करुणदास जी महाराज। हम चाहते थे आज कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेते, लेकिन मित्रों आज फिर हमें एक और दुखद और हृदय को छूने वाली घटना पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम आज के किसी भी अखबार को आप उठा लो, उसकी एक ही हेडलाइन है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत अब नहीं रहे। उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोगों का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। पूरे देश में इस घटना से दुख और शोक की लहर है। हमारे सेना के जवान कितनी कठिनाइयों में, कितनी विपरीत परिस्थितियों में घर परिवार से दूर रहकर हमारी सीमाओं की और हमारी सुरक्षा करते हैं। हम सब इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल दिवाली इन्हीं के साथ मनाते हैं। जनरल विपिन रावत का भी पूरा जीवन देश के लिए समर्पित था। ये जाबाज सिपाही हमारी तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी थे। विपिन रावत अनेकों पदक हासिल कर चुके थे। दोस्तों, देश ने एक कुशल योद्धा, एक यूनिक रणनीतिकार, एक एक्सपर्ट नेतृत्वकर्ता को खो दिया है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जब उनकी प्लानिंग और उनकी एक्सपर्टीज के कारण देश ने गौरव हासिल किया। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नक्सलाइट मूवमेंट में अशांत इलाकों में कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपना कमाल दिखाया था। आज हमारे इस एपिसोड को हम उन्हीं के लिए समर्पित कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद, बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे बिहार में आईजी अमित लोढ़ा जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे यूएसए से ब्रिगेडियर अशोक हक, अभी रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने भी बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं भारतीय सेना को दी हैं। अभी सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमित लोढ़ा जी से, जो गैलेंट्री मेडल विनर भी हैं, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। दोस्तों, अमित लोढ़ा जी बीएसएफ में राजस्थान के आईजी रह चुके हैं और एक वेब पोर्टल है भारत के वीर, उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। उनके उस पोर्टल को वो देखते हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। अमित जी, कल ये जब घटना आपको भी पता चली होगी, आप गया में हैं, कैसा आपको महसूस हुआ? देखिए, जनरल विपिन रावत भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। बहुत ही कुशल सैन्य अफसर थे और किसी भी भारतीय को बहुत गहरा आघात लगा है। बहुत आप कह सकते हैं ये अपूर्णीय क्षति हुई है, और मुझे तो खासकर और ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मात्र 2 महीने पहले मैं सर से मसूरी में रूबरू हुआ था। अच्छा। मसूरी में एक सीनियर ऑफिसर्स के लिए कोर्स होता है जिसको कहते हैं जॉइंट सिविल मिलिट्री कमांड कोर्स, जिसमें सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स आते हैं। उसका उद्घाटन सर ने ही किया था, विपिन रावत सर ने ही किया था, और खुद मेरी उनसे मुलाकात वहां पर हुई। तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सर आज हमारे बीच में नहीं है। अमित जी, आप एक भारत के वीर वेब पोर्टल जो भारत सरकार का है वो चलाते हो। क्या पोर्टल है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे, और दर्शक हमारे उसके साथ जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? भारत की भी .gov.in MHA मतलब गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है। इसकी नींव रखने में अक्षय कुमार जो फिल्म एक्टर हैं, मेरा काफी हाथ रहा है, और इस वेब पोर्टल के माध्यम से आप हमारे किसी भी पैरामिलिट्री के जो शहीद जवान होते हैं उनके परिवारों की मदद कर सकते हैं। सीधा जो भी धनराशि आप देना चाहें उन जवानों के परिवार के अकाउंट्स में चला जाता है। और इसमें जितना मेरी जानकारी है, मैं क्योंकि पिछले एक साल से बिहार सरकार में वापस आ गया हूँ, उससे पहले मैं इसका नोडल ऑफिसर था भारत.gov.in का। तो करीब 350 करोड़ रुपए हम लोगों ने भारत की जनता के द्वारा हमको समर्पित किए गए हमारे जवानों के परिवार के लिए। और बहुत ही खुशी होती है जब देखते हैं कि हमारे पूरे भारत के लोग एकजुट होकर हमारे किसी भी शहीद सिपाही के परिवार के लिए आगे आते हैं, उसको अपना परिवार समझते हैं। तो करीब इसमें 300 जवानों के परिवारों को
आर्थिक लाभ मिला है। और उस आर्थिक लाभ से भी ज्यादा बड़ी जरूरी बात यह है कि उन सिपाहियों की जो शहादत है उसको हम बेकार नहीं जाने देते। उनके बारे में जब भी कोई आदमी पढ़ता है वेब पोर्टल पर जाकर, तो पढ़ लेता है कि भारत की रक्षा के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत की प्रभुत्ता के लिए हर भारतीय आगे बढ़ेगा, हर भारतीय नागरिक अपनी तरफ से काम करेगा। निश्चित रूप से आपके इस तरह के वेब पोर्टल के कारण से हमारे सैनिकों का उत्साह भी बढ़ता है और उनके मन में एक जज्बा रहता है, उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यदि भारतीय सेना किसी तरह से कहीं लड़ाई लड़ते हुए अगर हमें कुछ नुकसान भी हो गया तो हमारे पीछे से हमारे परिवार की देखभाल करने के लिए देश के लोग हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ में खड़े हुए हैं। अमित जी, आप बीएसएफ में काफी समय रहे और राजस्थान आईजी भी रहे, जैसलमेर आपका कार्यक्षेत्र रहा। बहुत गर्मियों के दिनों में वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और हमारे सैनिक जो सियाचिन जैसी जगह पर लड़ते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर में भी वहाँ पर सीमाओं की रक्षा करते हैं। कितना कठिन होता है सेना के इन जवानों के लिए सीमाओं की रक्षा करना? देखिए, सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे आईटीबीपी, यहाँ तक कि देश की पुलिस, ये सभी बहुत ही विषम परिस्थिति में काम करती है और 24 घंटे 365 दिन पूरे साल ये लोग काम करते हैं अपने परिवार से दूर रहकर, अपनी स्वयं की बिल्कुल चिंता ना करते हुए। जब जैसलमेर में जब मैं आईजी बीएसएफ था तब मैंने देखा कि मेरे जो बीएसएफ के जवान थे वो 53-54 डिग्री टेम्परेचर में काम करते थे। संसाधन भारत सरकार द्वारा उनको पर्याप्त दिए जाते थे, पर उसके बावजूद आप नेचर से, प्रकृति से नहीं लड़ सकते हैं। वहाँ टेम्परेचर्स की स्थिति बहुत बुरी थी। इसी तरह हमको पता है कि सियाचिन में, कश्मीर में, इवन नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों में और क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एवरेज पर्सन टू वर्क इन दीज एरियाज। उसके बावजूद मैंने आज तक किसी जवान के चेहरे पे कोई शिकन नहीं देखी। इनफैक्ट बीएसएफ के जवान जब भी मुझे मिलते थे रिपोर्ट के वक्त, हमेशा यही बोलते थे, सर आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा, बिना सीनियर ऑफिसर की इजाजत के अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ूंगा। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे देश के सिपाहियों का कितना जज्बा ऊंचा रहता है, देश के प्रति इनका समर्पण कितना ज्यादा रहता है। विपिन रावत भी ये बात कहते थे कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन जब हम गोली चलानी शुरू करेंगे तो फिर उनकी हम गिनती भी नहीं करेंगे। सर बिल्कुल हमेशा ये बात बोलते थे और आपको पता ही होगा कि भारत की सर्जिकल जितनी स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें विपिन रावत सर का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। सर का एक्सपीरियंस तो फील्ड में बहुत ज्यादा रही है, साथ में वो बहुत एक्सपर्ट टैक्टिशियन थे। उनको वॉरफेयर और टैक्टिक्स के बारे में बहुत जबरदस्त नॉलेज थी और वो हॉट परसूट में बिलीव करते थे। तो जितनी बार भारत के जामा सिपाहियों ने सीमा पार करके भी कोई भी मतलब दुश्मनों की चौकियां ध्वस्त की हैं, दुश्मनों को खत्म किया है, उसमें सर का बहुत ज्यादा रोल रहा है। वो हमेशा उस थिंकिंग ग्रुप के एक मेजर पार्ट रहे। निश्चित रूप से, और खासतौर से अपनी सेनाओं को हम सशस्त्र कैसे बनाएं, आधुनिकीकरण कैसे करें, कैसे हम लेटेस्ट वेपन लेकर के आएं और टेक्नोलॉजिकली हम कैसे एडवांस बनाएं अपनी सेना को, इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये एक नया पद क्रिएट किया था। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भाषण करते हुए कहा था कि हम तीनों सेनाओं के एक सर्वोच्च अधिकारी की नियुक्ति करेंगे और वो देश के सबसे प्रथम सीडीएस थे। सीडीएस प्रथम थे क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत डिजर्विंग थे। आप देखिए उनको कितने ज्यादा एक्colades, कितने मेडल्स मिले हैं। यहाँ तक कि जब वो ट्रेनिंग में थे उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिली है INA के अंदर, जो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद हमेशा सोचने वाले थे, वो बहुत सोचते रहते थे। एक होता है कि आप सिर्फ वॉर कर रहे हैं, कोई क्राइसिस आ रहा है तो उसको हैंडल कर रहे हैं, और वो हमेशा एडवांस में सोचते थे। और आप जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, भारत के हमारे नेबर्स से हमारे कैसे संबंध है, तो हमेशा वो एडवांस सोचते रहते थे किस तरह भारतीय सेनाओं को लीनर बनाए, मीनर बनाए, एक प्रोफेशनल फाइटिंग फोर्स बनाए। और उन्होंने मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा इम्पेटस दिया, बहुत उन्होंने बढ़ावा दिया कि भारत की जो सैनिक शक्ति है वो बिल्कुल आधुनिक हो और प्रोफेशनल फोर्स हो। सबसे जरूरी ये है कि संख्या तो अपनी जगह है, लेकिन कैसे किसी लड़ाई को लड़ा जाए उसके बारे में की सोच बहुत ही कमाल की थी, बेमिसाल थी। अमित जी, आप को भी काफी समय हो गया सर्विस में, आप IPS 98 बैच के हैं
और लगभग समझो 22-23 वर्ष की आपकी सर्विस होगी। आपका अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे, कितनी विषम परिस्थितियों में और कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर आप लोग देश की रक्षा करते हैं? और आजकल तो आप गया में हैं, मेरे ख्याल वहां पर नक्सलाइट प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ती होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे जितने भी यूनिफॉर्म सर्विसेज है, चाहे वो आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, तो जो वर्दी पहनते तो ऑब्वियसली हमेशा एक प्रोफेशनल हैजर्ड है कि कभी भी आपकी जान जा सकती है। आपके परिवार वाले भी गहरे खतरे उन पे हो सकता है। अभी आपने देखा आसाम राइफल की सीईओ कुछ ही दिन पहले उनकी पत्नी और उनका बेटा भी देश के लिए शहीद हुआ था। तो हम लोग हमेशा जब काम करते हैं तो हमको पता होता है कि कभी भी कोई दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है, बट इट्स अ प्रोफेशनल हैजर्ड। हमको ट्रेनिंग मिलती है और हम अपने इच्छा से, अपने जज्बे से देश के लिए काम करते हैं। और मेरा पर्सनल वाकया तो एक छोटा सा रहा जिसमें मेरे को गैलेंट्री मेडल मिला था। उसमें नक्सलाइट्स के साथ हमारी भीषण मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारे 2 सिपाही घायल हो गए थे आज से 15 साल पहले। तो उन 2 सिपाहियों को भी हमने सकुशल वहां से निकाला, गोलियों के बचाव के बीच में से। और उसके बाद हमने 8 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से काफी संख्या में गोला बारूद और अन्य हथियार बरामद हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं अक्सर पुलिस के साथ होती हैं। और अभी गया आपने जो बताया, ये काफी नक्सल गतिविधि का एक हॉटबेड है। बट मैं 11 साल पहले एसएसपी रहा था और आज की तारीख में मैं बोलूंगा कि पहले की तुलना में काफी कम हुई नक्सल की घटना है। उसका कारण है कि हमारे सीआरपीएफ और जिला पुलिस के बलों ने काफी मेहनत की। स्टेट पुलिस की जो एसटीएफ है उसने बहुत मेहनत की। कई हमारे सिपाही शहीद हुए हैं। उन सब की शहादत से, उन सब के बलिदान से आज हमारे देश में भी नक्सलाइट्स काफी कम हो रहे हैं। तो इस तरह के जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस होते हैं, उसके लिए पुलिस आगे चढ़कर काम करती है। और हमारे जो बॉर्डर्स हैं उस पर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी ये काफी मेहनत करते हैं। काफी, आप जानते हैं, बिल्कुल अपनी जो जान को बिल्कुल जोखिम पर डालकर, बिल्कुल परवाह ना करते हुए देश की रक्षा के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। अमित जी, आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं संत अनिरुद्धाचार्य जी, वृंदावन में हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत अच्छे उनके प्रवचन पूरे देश भर में, विदेशों में करोड़ों लोग हर रोज सुनते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी हमारे साथ हैं। प्रणाम महाराज जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, आप लोगों को परिवार में, समाज में देश के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, इसकी प्रेरणा अपने प्रवचनों के माध्यम से देते हैं। आज पूरे देश में एक शोक की लहर है सीडीएस विपिन रावत जी के निधन के कारण से। आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति है ये, क्योंकि ऐसे वीर योद्धाओं की तो देश को अत्यधिक जरूरत होती है। विपिन रावत जी का जब शोक समाचार सुना तो अत्यंत ही दुख की अनुभूति हुई। और हम सभी का ये परम कर्तव्य है कि हम सभी ऐसे देश के महान योद्धाओं के प्रति अपने आप को समर्पित रखें और हम सभी देशवासियों को इन सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष देश को कभी कभी प्राप्त होते हैं। आपने ठीक कहा महाराज जी। मेरा महाराज जी आपसे एक निवेदन है, आप अपने प्रवचनों में अक्सर लोगों को धर्म के प्रति शिक्षा देते हैं, भगवान के प्रति भक्ति का भाव लोगों में जगाते हैं। साथ साथ अपने प्रवचनों में यदि हम देशभक्ति की बातें भी उसमें इंक्लूड करें और लोगों को बताएं कि हमारे देश के प्रति समर्पण भाव कैसा होना चाहिए, और हम अपने इन योद्धाओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उसी प्रकार से ढालें। मेरे को ध्यान है शायद इजराइल में ये एक नियम है वहां का कि हर एक विद्यार्थी को कुछ समय सेना में बिताना पड़ता है ताकि वो उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा भी पैदा हो और वो देश की रक्षा के लिए समर्पित हो। हम अपने देश में लोगों के अंदर यदि भक्ति भाव के साथ साथ देशभक्ति का भी भाव पैदा करेंगे, और जो एक भाव होना चाहिए कि देश पहले मेरा, जैसे हम जापान के बारे में पूरी दुनिया में उदाहरण देते हैं कि जापान के व्यक्ति देशभक्त पहले है, अपने धर्म के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने स्वयं के लिए बाद में है। यदि हम लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा कर सकेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं महाराज जी। मेरा उद्देश्य यही रहता है, कथाओं के माध्यम से मैं पहले यही कहता हूं कि पहला धर्म है हमारा देश की सेवा करना।
देश की सेवा यदि हम करते हैं तो हम सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। भारत माता हमारी माता है और देश के प्रति वफादारी और देश के प्रति पहला समर्पण यह है कि हम देश के प्रति वफादार रहें और कभी भी हम अपने देश के जवानों का, हम अपने देश का किसी भी प्रकार से नेगेटिव पॉइंट ना ढूंढें या फिर हम स्वयं अपने आप को देश के प्रति समर्पण भाव से चलें। औरों को भी चलाने का प्रयास रहता है कथाओं के द्वारा कि धर्म तो हमारा है ही, हमारा परिवार तो है ही, पर प्रथम है राष्ट्रभक्ति। हम कथा में कई बार कहते हैं कि दुनिया, हमारे भारत के लोग कोई अमेरिका घूमने जाते हैं या इजराइल इत्यादि, जापान इत्यादि, पेरिस इत्यादि घूमने जाते हैं, पर हमारे देश में सबसे पहले सूर्य भगवान की पहली किरण हमारे देश में पड़ती है। ये वह देश है जिस देश को सूर्य भगवान भी सर्वप्रथम आना चाहते हैं। यहाँ पर आपने गीत सुना होगा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमारे देश में सूर्य भगवान भी सबसे प्रथम आना चाहते हैं और हमारा देश सर्वश्रेष्ठ देश है। सारी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला विश्व गुरु ये देश है। यहाँ से सारी दुनिया को सीखना चाहिए, पर हम सभी को राष्ट्र प्रेम, देश प्रेमी तो होना ही चाहिए। कथा में मैं कोशिश करता हूँ कि ये राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम लोगों में जगाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत ठीक कहा। यदि हम देशभक्ति का पाठ अपने इस आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा और देश के लिए भी एक बहुत बड़ी सेवा होगी। आप सच में करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा मार्ग उनका प्रशस्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर अशोक हक, अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और इन्होंने 34 वर्ष इंडियन आर्मी की सेवा की है। 30 नवंबर 1997 को आप रिटायर हो गए थे। 1965 के सियालकोट सेक्टर में उन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया। 1971 में भी बोगरा सेक्टर बांग्लादेश में लिबरेशन वार में 1000 पाकिस्तानी सैनिकों का उन्होंने आत्मसमर्पण कराया था। 5 गोरखा रेजिमेंट फ्रंटियर फोर्स से आप जुड़े रहे हैं। अशोक हक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से और अपनी श्रद्धांजलि ब्रिगेडियर बिपिन रावत जी को देना चाह रहे हैं। अशोक हक साहब, आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनरल बिपिन रावत के अकस्मात मृत्यु पे गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। इंडियन आर्मी को, पूरे देश को उनके निधन पर गहरा शोक है। हम उनके आत्मा, उनकी धर्मपत्नी और पूरा उनका जो स्टाफ है, उनके आत्मा को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शांति प्रदान करें। जनरल बिपिन रावत हमारे तीनों अंगों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ये पदवी उन्होंने दिसंबर 2019 में प्राप्त की थी। वो बहुत ही शूरवान, दूरदर्शी और साहसी अफसर थे। उन्होंने हमारी फौज को आधुनिक फौज में, जहां की पूरा मोबिलिटी, पूरी आधुनिक हथियार और एक जगह से दूसरी जगह जाने में बिल्कुल माहिर करने की कोशिश की। वो 11 गोरखा रेजिमेंट के थे। वो, उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल रावत एक ही पलटन में फौज कमान की और उसी पलटन, उसी रेजिमेंट के वो कर्नल रेजिमेंट थे। ये बहुत ही गर्व की बात है। वो हमारे गोरखा ब्रिगेड के एक ऑफिसर थे। उनका नोएडा से गहरा संबंध था। वो हमारे सेक्टर 37 के निवासी थे। जब वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो हमारे फंक्शन में वो नोएडा में आए थे। और अभी हाल ही में हमारे जो शहीद स्मारक में एनुअल फंक्शन होता है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। उनके जाने से पूरे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। वो हमारी फौज के तीनों अंगों को आपसी तालमेल, आपसी में मिलके काम करने की जो उन्होंने एक विजन देश को दिया था, उसमें उनका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। इसके लिए वो हमेशा जाने जाएंगे। मैं अपनी तरफ से, गोरखा ब्रिगेड सब रेजिमेंट की तरफ से, देश की तरफ से उन्हें नम्र पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक हक साहब। अमेरिका से हमारे साथ ब्रिगेडियर अशोक हक थे और अपना सलाम उस अपने दिवंगत आत्मा को दे रहे थे जिनके साथ उन्होंने काम भी किया और अपनी स्मृतियां उनके साथ में
बिताई हुई उसे वो शेयर हमारे साथ कर रहे थे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जयप्रकाश निषाद जी, राज्यसभा सदस्य हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से। इसलिए इसमें अशुद्धि ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आज हमारा ये एपिसोड समर्पित है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका नमन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद जी। निषाद जी, आपका स्वागत है। निषाद जी, अभी हम बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी के साथ भी। उससे पहले हम आपका एक रिएक्शन चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे कल की इस घटना पर। आज इस देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो ये कुशल सेना के सीडीएस बिपिन रावत जी का जो निधन हुआ है, ये देश का बहुत बड़ा क्षति है। और रावत जी एक बहुत बड़े सूझबूझ से इस देश के लिए उन्होंने सीमाओं को सुरक्षित हमेशा रखने का काम किया और देश के जवानों का हौसला हमेशा बुलंद रखा। कभी देश का मोरल डाउन नहीं होने दिया। और उनके आज इस निधन से पूरा देश शोकानुकूल है और सबके दिल में उनके प्रति बहुत एक भाव था कि ये एक अच्छे सेना के जो प्रमुख के रूप में इन्होंने जो काम किया वो इतिहास के पन्नों में सड़े मच्छरों में लिखा जाएगा। और हम समझते हैं कि उनकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। और यह देश सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी को और साथ में जो और साथी 13 लोग शहीद हुए हैं, मैं सभी को बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, अर्पित करता हूँ। ये रावत साहब के अगर इतिहास को देखा जाए, उनके कार्यों को देखा जाए और उनके उस सभी जहाँ जहाँ उनको कार्य करने का अवसर मिला, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से इस देश के हित में एक मिसाल के रूप में काम किया है। जनरल रावत इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अचानक जो कल जैसे ही सूचना आई, पूरे देश के अंदर इस भारत माता के सच्चे सपूत के लिए पूरे देश के नागरिक में एक शोक सी लहर हो गई, स्तब्ध हो गए सारे लोग। हम लोग हाउस में थे, जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली, सबके अंदर इनके प्रति हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, सभी लोगों ने ऐसे अवसर के लिए उनके मन में सारे लोगों का बिल्कुल एक ऐसा हुआ जैसे शौक लग जाए। बिल्कुल आकस्मिक था, अकल्पनीय था। ये ऐसा किसी ने कभी सोचा नहीं था। इनसे अभी बहुत सारी उम्मीदें थी। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे देश के सभी लोग चाहते थे इनको अभी प्रमोट करके पर आप देखो, ये सरकार तो कितनी सेनाओं के, हमारे सैनिकों के लिए, हमारे जवानों के लिए कितने समर्पित है और कितने उनके हितों का ध्यान रखते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं हर साल दिवाली पर
इन सैनिकों के बीच में जाकर मिठाई भी बांटते हैं और उनके साथ खुशियां अपनी मनाते हैं, एक संदेश देने के लिए कि आप अपने घर परिवार से भले ही दूर हैं लेकिन हम आपके साथ में हैं दिवाली मनाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सेना को और सेना के जवानों को अपने परिवार की तरह, भाई की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह उनके साथ ऐसे त्योहारों में, दिवाली में और ऐसे त्योहारों में जा करके उनके बीच रह करके अपनत्व जाहिर करके उनके मनोबल को हमेशा ऊपर उठाने के लिए काम किया। और जो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक्शन भी था, मुझे लगता है इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संभव था इतना साहसिक कदम उठाना कि दूसरे के सीमाओं को पार करके उसके घर में जाकर के हमला करने का जो उनका जज्बा था, ये हर किसी प्रधानमंत्री के लिए, हर किसी नेता के बस में नहीं होता। बिल्कुल, ये भी सत्य है और इस देश के इतिहास के पन्नों में ये चीज़ लिखा जाएगा कि ऐसा फैसला लेने वाला पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जवाब कम समय में, बहुत ज़्यादा समय में नहीं, उसमें भी बिपिन रावत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सहयोग रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के दिए हुए निर्देशों को उन्होंने अक्षर से हमेशा पालन किया और देश के लिए उन्होंने जिस प्रकार से इस घटनाओं को अंजाम दिया और अपने देश के उन शहीदों के लिए समर्पित होकर के उनका एक माकूल जवाब जो देने का काम किया, बहुत अच्छा निर्णय रहा। और प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं निश्चित तौर पर एक उसका कोई जवाब नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अमित लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। अमित जी, कार्यक्रम के समापन से पहले आपका एक और रिएक्शन हम चाहेंगे। दिलबाग सिंह जी भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बार मैं पुनः आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जो सरकार ने एक सेनाओं के सशस्त्रीकरण के लिए, जैसे राइफल्स की बात हो या कोई भी इस तरह का, हमें अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाना है, लेटेस्ट वेपन से उन्हें लैस करना है, उसके लिए बजट कितना भी लगे उसकी भी हम चिंता नहीं करते। इस दिशा में जो हम बढ़ रहे हैं कि देश को एक सुपर पावर के रूप में हमें स्थापित करना है, इस दिशा में आने वाली कुछ योजनाओं के बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश पहले, उस क्रम में आगे बढ़कर के प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि आपने जो सशक्त बनाने की बात कही है, सेना को हर तरह से लैस करने के लिए, उसी में आपने देखा होगा अपने देश को बहुत बड़ा वायुसेना को राफेल जो दे करके एक माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने और सभी सेना के अफसरगण, सब लोगों ने मिल करके जो सोच बनाई है, निश्चित तौर पर सेना सशक्त होगी और सेना हमारी भारत की किसी से, दुनिया में किसी से कम नहीं होगी। आने वाले समय में माकूल जवाब देने के लिए इनके पास जो इन्होंने नीति बनाई है, उस नीति से जरूर हम लोगों को लाभ मिलेगा और आगे बढ़ेगा देश। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कमर्शियल ब्रेक छोटा सा हम लेंगे, इस बीच में हमारे साथ दिलबाग सिंह जी भी जुड़ जाएंगे और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं और इस चर्चा को हम आगे जारी रखते हैं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह जी। जब हम सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में जम्मू कश्मीर आता है, क्योंकि हमारी सीमाएं वहां से पाकिस्तान के साथ में लगती हैं, जो अपनी कायराना हरकतों के कारण से अपने आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ के माध्यम से भेजने के लिए बदनाम है पूरी दुनिया भर में।
और हमारी इन्हीं सीमाओं की चौकसी के लिए, वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो पूरा समय, पूरा जीवन अपना लगा रहे हैं, डीजीपी दिलबाग सिंह जी हमारे साथ जुड़े। दिलबाग सिंह जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलबाग सिंह जी, बहुत कठिन परिस्थितियों में आप देश की रक्षा कर रहे हैं और आपके किस्से हम सुनते रहते हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में कैसे आप आतंकवादियों को घेर करके, मार करके और उनका हौसला गिराने में लगे हुए हैं और अपनी सेनाओं का, अपनी पुलिस का, वहां के नागरिकों का मनोबल किस तरह से आप ऊंचा रख रहे हैं, हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका विपिन जी के साथ में कल आप बता रहे थे कि बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता था, कई बार आपकी बातचीत होती थी, आपके अनुभव हम शेयर करना चाहेंगे दिलबाग जी। ये सबसे पहले तो बहुत बढ़िया इंसान थे और बहुत बढ़िया ऑफिसर थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और हर लिहाज से अगर देखें तो एक बहुत ही बहादुर और एक बहुत ही अच्छे इंसान को हमने खोया है जनरल बिपिन रावत जी की रूप में। और बहुत दुखद और बहुत दुखदाई घटना है कि जिस परिस्थितियों में उनकी मौत हुई और साथ में उनके वाइफ भी उनके साथ थे और बाकी उनके साथी उनके साथ थे, वो सुनकर के बहुत शौक हुआ, बहुत सदमा पहुंचा। हम लोग बहुत बार मिलते थे, अभी उनका पहले पोस्टिंग रहा तो उसके दौरान इंटरेक्शन उनके साथ टाइम टू टाइम होती थी। बहुत ही अच्छे और दोस्ताना रवैया रखने वाले इंसान थे और काम में बहुत परफेक्ट, काम में बहुत सख्त थे और हमेशा हंसते हुए मिलते थे और कभी भी उनके चेहरे के ऊपर निराशा जो है वो दिखाई नहीं देती थी। हमेशा ऊंचा मनोबल रहता था और अपनी टीम का मनोबल भी हमेशा ऊंचा रखने का काम करते थे। पहले आर्मी चीफ होने के नाते जब आते थे, मैं डीजी बन चुका था, तो बहुत बार मुलाकातें हुई, हालात के बारे में चर्चा हुआ, हालात को और बेहतर कैसे करें, लोगों की सुरक्षा और कैसे बेहतर करें, उसके बारे में बहुत सारी बार चर्चा हुआ। उसके बाद जब सीडीएस बन गए तो उसके बाद भी आना जाना उनका जारी रहा। अभी हाल ही में थोड़ा अर्सा पहले आए थे, हमारी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे सुखद माहौल में उनके साथ मुलाकात हुई, हालात के बारे में पूछ रहे थे और बड़ी खुशी महसूस कर रहे थे कि हालात में बहुत बेहतरी आई है। और सारी टीम जिसमें हमारी आर्मी, सीआरपी, हम सब लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शामिल हैं, सबके साथ मुलाकात के दौरान खुश थे कि हम लोग सब मिलकर के हालात को और बेहतर कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी का खेल जहां पर लंबे अरसे से खेला जा रहा है, उस खेल को समापन की तरफ लेते चले जा रहे हैं। मुझे पर्सनल तौर पे बहुत बड़ा सदमा और नुकसान और लॉस महसूस हुआ कि जनरल बिपिन रावत इतना जल्दी हमसे चले गए। उनकी सेवाओं की बहुत बड़ी जरूरत थी हमें आज भी, और उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी सोच, उनकी समझ की बहुत बड़ी जरूरत हमें आज भी थी। दिलबाग सिंह जी, आप जम्मू कश्मीर का कार्यभार संभाल रहे हैं, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, हमारे सैकड़ों जवान मारे भी जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और आप किस तरह से लोगों की सुरक्षा करते हैं, कैसे सीमाओं की चौकसी करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अपना कोई अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग जहां वर्दियों के रंग न देख करके अपने मिशन को देखते हैं, जहां कोई ऐसी फोर्स हिंदुस्तान की नहीं है जो जम्मू कश्मीर के थिएटर में काम नहीं कर रही है। आर्मी की बात करें तो जहां है सीआरपी, जहां है बीएसएफ, जहां है आईटीबीपी, जहां है सीआईएसएफ, जहां है जम्मू कश्मीर पुलिस, जहां है एसएसबी, जहां तमाम फोर्सेस हिंदुस्तान की हमारे साथ मिलके जो काम करती हैं, ये एक अपने आप में मिसाल है कि इतनी फोर्सेस एक साथ इतना प्यार मोहब्बत, इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे काम करती हैं। ये हमारी कामयाबी का राज भी है कि ये टीम है और टीम जो है वो टीम स्पिरिट के साथ काम करती है। यहाँ तक बॉर्डर का, सीमाओं की सुरक्षा का सवाल है, जम्मू कश्मीर पुलिस बीएसएफ और आर्मी के साथ मिलकर काम करती है और पाकिस्तान की नापाक इरादे, नापाक साजिशें, नापाक हरकतें जो दहशतगर्दों को इस तरफ पुशन करने की रहती हैं, उसको कैसे हम लोग नाकाम करते हैं। डे इन डे आउट हम लोग इसमें हमेशा लगे रहते हैं। जब इनकी हरकतें नाकाम हुई तो इन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल करके हथियार और गोला बारूद भेजना और नारकोटिक्स को भेजना शुरू किया। उसको भी हम लोग बहुत जगहों पे नाकाम कर चुके हैं, इनकी कंसाइनमेंट्स को पकड़ चुके हैं और पकड़ रहे हैं।
इनकी जिस जिस एरिया में घुसपैठ होती है, हमारी चौकस जो फौजें वहां पर पुलिस और बाकी सब मिलकर के उसकी सूह रखते हैं, खबर रखते हैं, और हम इनके आने वाले लोग जो हैं उनको बॉर्डर पर ही खत्म करने की कोशिश करते हैं, और अगर आगे पहुंच जाएं तो आगे जहां तक को पहुंचे उनका पीछा वहां तक किया जाता है। अंदर की जो सुरक्षा है उसमें भी हम लोग सभी, मैंने कहा सीआरपी भी बड़े पैमाने पे हमारे साथ शामिल रहती है, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीएसएफ और एसएसबी भी लगी है। हम लोग सब मिलकर टीम की माफिक एक यूनिफाइड फोर्स की तरह काम करते हैं। कल ही अभी एक बहुत कामयाब ऑपरेशन शोपियां में हुआ, जो कल पुलिस की इतला पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ, जिसमें आर्मी, पुलिस और सीआरपी मिलकर काम कर रही थी। कल शाम तक ऑपरेशन खत्म हुआ। इससे 2 दिन पहले सोपुर में एक बहुत बड़ा मॉड्यूल दहशतगर्दों का, जो पाकिस्तान की तरफ से उनके हैंडलर्स तैयार कर रहे थे ग्रेनेड फेंकने का और लोगों को पिस्टल के जरिए से मारने का, उसको निस्तनबूद किया गया। इसके साथ बारामूला में 4 रोज पहले एक 5 लोगों का मॉड्यूल, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को चलाने वाले जो हैंडलर्स है उन्होंने तैयार किया था, उसको पकड़ा गया। हमारी रोजमर्रा की जो कार्रवाइयां हैं उसमें शामिल है कि जो भी दस्ते, जो भी स्क्वाड वो तैयार करते हैं, उनकी पहचान की जाए, उनकी निशानदेही की जाए, उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और साथ में जो बंदूकधारी दहशतगर्द जो पाकिस्तान ने तैयार किए हैं, उनकी सूह निकाल के उन तक पहुंचा जाए और उनका खात्मा किया जाए। ये हमारे रोज के कामों में शामिल रहता है। मगर इसके साथ लोगों के साथ तालमेल बढ़ाना, लोगों के साथ मिलकर काम करना, लोगों को सुरक्षा की फीलिंग देना, इसमें भी हम और हमारी फोर्स सब लगी हैं। हम लोग हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे लोगों के साथ मिल करके एक्टिविटी करते हैं, ताकि लोगों के अंदर ये आपसी भाईचारे, आपस में तालमेल की भावना जो है उसको मजबूत किया जाए। मुझे खुशी है कि पिछले 3 साल से ज्यादा अरसे में हम लोग सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्दों का सफाया कर चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में उनके जो नेटवर्क जो उनको सपोर्ट करते हैं दहशतगर्दी को चलाने में, उनका सफाया भी कर चुके हैं और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो हमारे लोग शहीद होते हैं उनके परिवारजनों के तई हम लोग हमेशा अपनी संवेदनाएं, हमारी सिंपथीज उनके लिए रखते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमें कामयाबी की राह पर आगे चलने का हौसला भी मिलता है, हिम्मत भी मिलती है। बहुत अच्छा दिलबाग सिंह जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और पूरे देश भर से मुझे लगता है टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पर लोग जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा हो रही है कि हम वहां जाएंगे तो सेफली वापस भी आ जाएंगे। आप बहुत अच्छा काम करें, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। और साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे देशवासियों को कि आप जम्मू कश्मीर जाएं, वहां पर एक बहुत सुरक्षित वातावरण है। दिलबाग सिंह जी जैसे इनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आपकी सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं और किसी प्रकार की, किसी तरह की मिस हैपनिंग की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और जवानों का जो हेलीकॉप्टर में कल निधन हुआ, हमारा आज का एपिसोड उनके लिए समर्पित था। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ये समाचार अत्यंत दुख वाला था, पूरे देश को और दुखी और सदमे में इस घटना ने ला दिया है। आतंकवाद से मजबूती से लड़ने वाले भारत माता के इस सच्चे सपूत को, इस जांबाज सैनिक को, उनके शहीद होने पर हमारा एक बार पुनः शत शत नमन, पुनः वंदन, हमारा उन्हें प्रणाम। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।